Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Iram Aslam, working as Associate Professor in the Department of Gynae and Obs. Today we will discuss a very important topic of obstetrics, that is the preterm labor. Before understanding the definition of preterm labor, we must understand the definition of labor. Labor is a process of regular painful uterine contractions which results in cervical dilatation and eventually in the delivery of baby and placenta. And the word preterm means, pre means before, and the term is actually the time when the baby gets mature, and it starts at 37 weeks and it is completed at 42 weeks. So if any patient goes into labor before 37 weeks or before term, the patient is said to have preterm labor. So the onset of labor after the gestation of viability, that is after 24 weeks and before 37 completed weeks of gestation, it is preterm labor. Before 24 weeks क्या होगा? मिसकैरेज होगा, क्योंकि जब तक एज ऑफ वायबिलिटी अचीव नहीं होती तब तक हम पेशेंट को मिसकैरेज में कंसिडर करते हैं. सो द टाइम ड्यूरेशन between 24 and 37 weeks is the time of preterm labor. The incidence is between 7 to 12%, but it is increasing due to multiple pregnancy or which is actually the result of ART. ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि पेशेंट जल्दी लेबर में चले जाते हैं. द इंडिकेटेड प्रीटर्म लेबर इज़ अबाउट 20%. ठीक है, इंडिकेटेड प्रीटर्म लेबर का मतलब है आइट्रोजेनिक प्रीटर्म डिलीवरी, यानी कि वो सारी कंडीशंस जिनमें हमें कभी मैटरनल या फीटल कंडीशंस की वजह से द अटेंडिंग ऑब्स्टेट्रिशियन इंड्यूसेस द लेबर बिफोर टर्म. ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ मैटरनल रीजंस होती हैं या कुछ फीटल रीजंस होती हैं, जैसे कि द पेशेंट इज़ हैविंग सीवियर प्री इक्लेम्सिया, तो ऑब्वियसली द प्री इक्लेम्सिया में लीड टू इक्लेम्सिया विच कैन रिजल्ट इन सीवियर मैटरनल आउटकम. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें वक्त से पहले डिलीवरी करनी पड़ेगी. या इफ़ द बेबी इज़ सीवियरली FGR, तो FGR में भी क्या होता है कि इवेंचुअली द प्लेसेंटल रिजर्व इज़ सो डिक्रीज्ड एंड द ऑक्सीजन सप्लाई टू द बेबी इज़ सो हैम्पर्ड दैट द बेबी इवेंचुअली स्कम. तो उस फीटल डेथ होने से पहले ही हमें बेबी की प्रीटर्म डिलीवरी करवानी पड़ती है. और द पेशेंट इज़ हैविंग एब्रप्शो प्लेसेंटी, द प्लेसेंटा विच इज़ नॉर्मली सिचुएटेड, इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द प्लेसेंटल वॉल and it results in severe fetal distress, so we have to take that baby out. Or if the baby is dies inside the utero, there is intrauterine device of the baby, तो उसमें भी फिर हमें वक्त से पहले बेबी की डिलीवरी करानी पड़ सकती है. About 50% of the preterm labor are spontaneous and the 30% are associated with preterm pre-labor rupture of membrane. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस पहले स्टार्ट होती हैं जो कि तकरीबन 50% ऑफ द पॉपुलेशन में होती हैं, या कुछ होती हैं कि उनसे पहले द फोर वाटर और द हाइड वाटर गेट्स लीक्ड और उसके बाद लेबर फॉलो करती है. वी कैन क्लासीफाई द प्रीटर्म लेबर इनटू 3 कैटेगरीज: द माइल्डली प्रीटर्म बर्थ, द वेरी प्रीटर्म बर्थ और द एक्सट्रीमली प्रीटर्म बर्थ. ठीक है, ये जो हमने इसकी कैटेगराइजेशन की हुई है, इट इज़ बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन. ठीक है, माइल्डली प्रीटर्म बर्थ वो होते हैं जो कि 32 से 36 + 6 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक होते हैं, विच इज़ अबाउट 6.1% ऑफ द प्रीटर्म पॉपुलेशन. द वेरी प्रीटर्म बर्थ इट अकाउंट्स फॉर द पॉपुलेशन हु आर एट 28 वीक्स टिल द 31 + 6 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. और अगर उससे भी आप पीछे चले जाएँ तो 24 से तकरीबन 28 वीक्स तक की जो पॉपुलेशन प्रीटर्म लेबर है वो तकरीबन 20.4% है. ठीक है, यानी कि 32 से 37 वीक्स तक के दरमियान में माइल्डली प्रीटर्म बर्थ होगी, 28 से 32 तक प्रीटर्म या वेरी प्रीटर्म, और जो एक्सट्रीमली प्रीटर्म बर्थ्स हैं वो 24 से 28 वीक्स तक. ठीक है, नाउ वाई देयर इज़ अकरेंस ऑफ प्रीटर्म लेबर. ठीक है, प्रीटर्म लेबर आखिर सारों में क्यों होती है, जितनी भी प्रीटर्म पॉपुलेशन है और बाकी सारों में क्यों नहीं होती? तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रीटर्म लेबर. इसमें से इन्फेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन द कॉजेशन ऑफ प्रीटर्म बर्थ.
The infection is usually chorioamnionitis. The pathogens may gain access to lower pole of the uterus through cervix और at the time of any invasive procedure. ठीक है, तो उसकी वजह से बाद में या मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएंगी या वैसे ही पेशेंट प्रीटर्म लेबर में चली जाएगी. The over distension of the uterus plays a very important role in the causation of preterm labor, as we have already discussed. कि multiple pregnancy has increased the overall incidence of preterm birth. ठीक है, और मल्टीपल gestation आपको पता है कि ART या जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं उसकी वजह से मल्टीपल जेस्टेशन का इटसेल्फ रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया है, और जितनी ज़्यादा मल्टीपल जेस्टेशन का रिस्क होगा उतना ही प्रीटर्म बर्थ में जाने का चांस ज़्यादा होगा. और इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग पॉलीहेडेमनियोस, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, दे कॉज ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस. तो टर्म से पहले ही ये सिग्नल मिलता है कि द यूट्रस इज़ लार्ज इनफ टू कॉज लेबर. ठीक है, तो उसकी वजह से पेशेंट गोज इनटू अ स्टेट ऑफ लेबर, बट एक्चुअली दैट पेशेंट इज़ प्रीमेच्योर. The placental abruption may cause preterm labor due to disturbance at the uteroplacental interface. ठीक है, जब भी प्लेसेंटा सेपरेट होना शुरू होता है तो यूट्रस को यही सिग्नल मिलता है कि देयर इज़ अ टाइम टू डिलीवर द बेबी. ठीक है, तो अगर किसी वजह से वक्त से पहले ही द प्लेसेंटा गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, तो द यूट्रस गेट्स अ सिग्नल दैट इट इज़ द टाइम टू एक्सपेल द बेबी आउट एंड द प्रीटर्म लेबर ensues. If there are any surgical procedures or intercurrent illness, for example pyelonephritis or appendicitis or amniocentesis, so it may interfere with the normal integrity of the uterus and the uterus gets a signal of labor. The abnormal uterine cavity due to any congenital malformation, for example biconvex uterus or septate uterus, or the fibroids in the lower segment of the uterus, or the abnormal placentation in the form of placenta previa, they all may cause preterm labor. If there are cervical weakness due to previous surgical damage, for example due to previous Manchester's repair or due to previous cervical conization, the knife cone biopsy has occurred, या if there is any congenital defect of the cervical integrity or the cervix is incompetent, it may all lead to preterm labor. A large population of the preterm labor has no identifiable pathology, and the preterm labor has actually occurred due to an unknown reason, which is idiopathic. There are certain risk factors for the occurrence of preterm labor, in which there are some non-modifiable which causes a major population of the preterm labor, or there are some factors which can be modified. Among the non-modifiable risk factors, the patient may have history of previous preterm birth or of a single baby, or there is history of 2 preterm babies. ठीक है, अगर एक बेबी पहले प्रीटर्म हुआ तो 20% रिस्क है इस पेशेंट में इस टाइम इंडेक्स प्रेगनेंसी में. ठीक है, अगर किसी फीमेल की पहले 2 दफ़ा प्रीटर्म डिलीवरीज हुई है तो अब उसमें 40% रिस्क है कि वो दोबारा प्रीटर्म लेबर में जाएगी. इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग अ ट्विन प्रेगनेंसी तो देर आर 50% चांसेस ऑफ गोइंग इन टू लेबर बिफोर टर्म. द यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़, द सर्वाइकल एबनॉर्मेलिटीज़ और सम फैक्टर्स इन द करंट प्रेगनेंसी, फॉर एग्जांपल रीकरेंट एंटीपार्टम हेमरेज, बार बार उसको प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती जा रही है, या पेशेंट इज़ ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ सेप्सिस ड्यू टू सम अदर नॉन ऑब्स्टेट्रिकल इलनेस और एनी इन्वेसिव प्रोसीजर और सर्जरी. तो इन सारों की वजह से जो पेशेंट प्रीटर्म लेबर में जाते हैं उनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. ठीक है, अगर किसी की पहले हिस्ट्री प्रीटर्म लेबर की है 1 दफ़ा की या 2 दफ़ा की, तो ऑब्वियसली हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते. अगर किसी पेशेंट की अब ट्विन प्रेगनेंसी है या ऑलरेडी उसकी कोई यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो ऑब्वियसली दीज ऑल कैन नॉट बी चेंज. ठीक है, तो ये वो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रीटर्म लेबर कॉज करते हैं. फिर देर आर सम माइनर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. वो सारे फैक्टर जो हमने डिस्कस किए हैं वो मेजर कंट्रीब्यूटर है. फिर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन टीनेजर प्रेगनेंसीज की वजह से या एथनिसिटी की वजह से, पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से या सम जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये माइनर फैक्टर्स हैं. कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो इट इज़ स्टेटेड कि अगर हम इनको चेंज कर लें तो पेशेंट मे बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग इनटू प्रीटर्म लेबर. फॉर एग्जांपल इफ़ द पेशेंट इज़ अ स्मोकर तो एडवाइज हर टू क्विट स्मोकिंग. If she is using some abusive drugs, for example cocaine, advise her not to use them. If the patient is very thin
और ओवरवेट, उसकी वजह से भी पेशेंट प्रीटर्म लेबर में जा सकता है, तो आस्क दैट पेशेंट टू गेन सम वेट. Or in the inter-pregnancy interval of less than 1 year is also said to increase the risk of preterm labor. So we can advise our patient to increase the inter-pregnancy interval. Or some occupational factors, for example strenuous working condition or prolonged standing or walking, they can also be modified. How we can screen for preterm labor? The past obstetrical history is a very important screening factor. Single previous delivery increases the risk फोर टाइम्स, इनकी जो हमने पहले कहा कि 20% तक इंक्रीज कर सकती है प्रीटर्म लेबर के चांस को. देन वी कैन मॉनिटर द यूट्राइन कैविटी, फॉर एग्जांपल टीचिंग द पेशेंट टू पैल्पेट एंड रिकॉर्ड हर ओन कॉन्ट्रैक्शंस फॉर 1 आवर. और वी कैन यूज सम टोकोग्राफी. ठीक है, टोकोग्राफी यूजली हम नहीं करते, सिर्फ हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि वो ये देखें कि उसे कॉन्ट्रैक्शंस तो नहीं आ रही, और अगर कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है तो इसका मतलब है कि उसकी प्रीटर्म लेबर में जाने का चांस काफ़ी ज़्यादा है. For cervical screening we can perform ultrasound measurement of cervix. ठीक है, ट्रांस सर्वाइकल में अगर हम मेजरमेंट कर लें सर्विक्स की, अगर वो 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो इसका मतलब है कि पेशेंट प्रीटर्म लेबर में जा सकती है. देयर आर सर्टन स्ट्रेटजीज विच आर स्टेटेड कि वी कैन डू सीरियल मेजरमेंट ऑफ सर्वाइकल लेंथ थ्रू आउट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, और कर सकते हैं उन पेशेंट में जिनमें चांस प्रीटर्म लेबर में जाने का ऑलरेडी ज़्यादा है. देन वी कैन डू स्क्रीनिंग फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस बिकॉज बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज ऑल्सो थॉट टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रीटर्म लेबर्स. इट कैन बी डन फॉर हाई रिस्क वीमेन, और if the treatment with metronidazole orally or clotrimazole either orally or vaginally can be given to treat the bacterial vaginosis. Fetal fibrodactin presence in cervico-vaginal secretion prior to membrane rupture is a possible marker for impending preterm labor. It is measured by ELISA, and if it is greater than 50 nanogram per ml, then it has a 53% sensitivity of occurrence of preterm labor. How we can prevent preterm labor? The pre-pregnancy preventive measures include counseling of the women and advice about daily work activity, avoid heavy manual labor or mental stress, and there should be quit of stop taking alcohol or smoke or doing smoking. If there is low BMI, then the patient should put on weight before term. The prenatal preventive measures include assessment of the risk and the patient's education, and we can also do prediction of preterm labor. How we can prevent the preterm labor? We can apply a cervical cerclage in the high risk population. If the cervical length is less than 2 centimeter or 2.5 centimeter and the patient is a high risk belongs to high risk population, we can put a cervical cerclage in the end of the first trimester. Then we can use progesterone, daily vaginal suppositories of 100 ml or weekly 17 hydroxy progesterone. ये जो हम लगाते हैं हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन, वो अगर हम वीकली लगाते रहें तो इट इज़ सेड कि इट इज़ इक्वल टू मेडिकल सर्कलाज. ठीक है, जितना हम सर्वाइकल सर्कलाज लगाते हैं उसके बराबर हो जाता है अगर हम हर हफ्ते उसे 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगाएं. देन वी कैन try non-steroidal anti-inflammatory drugs. We can do the treatment of vaginal infection ताकि अगर किसी को बैक्टीरियल वेजिनोसिस है तो वो ट्रीट हो जाए. The asymptomatic bacteriuria should be picked up on routine midstream urine examination, and if identified then it should be treated. If there are any other diseases or infection, for example periodontal infection, they should be treated. The use of tocolytics will be discussed later. The lifestyle modification should be done. How we should manage a case of preterm labor? The history should be taken so that we can confirm the diagnosis of preterm labor, the onset of uterine contractions, their frequency, their character, and whether they are associated with any vaginal discharge should be asked from the patient. The clinical examination includes general physical examination to find out any risk factors, and abdominal examination to assess the whether there are uterine contractions, and if there are any, their onset, their frequency and their character. And then the pelvic examination should be performed to assess the bishop
and to see whether there are any cervical changes, the dilatation or the effacement, and whether the membranes are intact or the preterm pre-labor rupture of membranes has been occurred. What's the criteria of diagnosis of preterm labor? There should be 4 contractions in 20 minutes, ठीक है, या हर घंटे में कोई 7-8 होनी चाहिए, and then these uterine contractions should be effective enough to cause a cervical changes. The cervical dilatation must be greater than 1 centimeter or the cervical effacement should be 80% or more. ठीक है, अगर इससे कम होगी तो हम कहेंगे कि threatened preterm labor है. अभी there is a threat for the patient to go into preterm labor, लेकिन अगर ये सारा कुछ हो रहा है, उसको हर 4-5 मिनट बाद कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं और साथ आपने जब पेल्विक एग्जामिनेशन किया तो आपको लगा कि सर्विक्स 2 to 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है, 80-90% इफेस्ड है, इसका मतलब है कि पेशेंट ऑलरेडी प्रीटर्म लेबर में जा चुकी है. द इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूड कंप्लीट ब्लड काउंट, द यूरिन फॉर कल्चर, और इफ़ देयर आर एनी वैजाइनल सिक्रीशंस उनका कल्चर ले लें, और CTG करें, अल्ट्रासाउंड करें, अगर फीटल फाइब्रोनेक्टिन की सहूलत है तो वो कर लें, और सर्वाइकल लेंथ मेजर कर सकते हैं. इमीडिएट डिलीवरी आपने कब करनी है, ठीक है. अब आपने जब आपके पास एक पेशेंट प्रीटर्म लेबर के साथ आ गया, अब आपने पेशेंट्स को कैटेगराइज करनी है, ठीक है. इनमें से एक कैटेगरी वो है जिसकी आपको इमीडिएट डिलीवरी करनी पड़ेगी, ठीक है. अब वो कौन सी कैटेगरी है? कुछ तो ऐसी कंडीशंस हैं वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ नॉट डिज़ायरेबल और इट इज़ कंसीडर्ड हैज़र्डस, ठीक है. जैसे पेशेंट की IUD हुई है, या एनॉमलस फीटल है, FGR है, या पेशेंट ऑलरेडी फीटल विस्टर्स में. इन सारी कंडीशन में ऑब्वियसली आप लेबर को प्रोग्रेस होने से बचाना नहीं चाहते. आप चाहते हैं कि बेबी शुड बी टेकन आउट, ठीक है. कोरियमनोनाइटिस हुआ है किसी पेशेंट को, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हुई है कि असल में इन सारी कंडीशन में द इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट इज़ मोर हॉस्टाइल दैन द एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट. इसलिए इट इज़ डिज़ायरेबल टू टेक द बेबी आउट ऑफ द वॉर्म. इफ़ देयर इज कॉर्ड प्रोलैप्स और द सर्विक्स इज ग्रेटर दैन 4 सेंटीमीटर डायलेटेड, या आपको लग रहा है कि एडिक्वेट फीटल लंग मैच्योरिटी हो चुकी हुई है, तो फिर आपको क्या करना है? अपने प्रीटर्म लेबर को स्टॉप नहीं करना. अगर पेशेंट प्रीटर्म लेबर में जा रही है तो उसे जाने देना है. ये एक कैटेगरी है. दूसरी कैटेगरी वो है जहाँ टोकोलिटिक्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है. जो जितनी भी टोकोलिटिक ड्रग्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद अ नंबर ऑफ अनटोवर्ड इफेक्ट्स, और बहुत सारी जो हमारी प्रीटर्म लेबर में जाने वाली पॉपुलेशन है वो इट्स नॉट दैट पॉपुलेशन इज़ नॉट अ गुड कैंडिडेट फॉर टोकोलिटिक ड्रग्स, ठीक है. वो कौन कौन सी हैं? जो सीवियरली प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, उनमें ऑब्वियसली आप बीटा ब्लॉकर्स जो है वो नहीं, बीटा सिम्पैथोमाइमेटिक्स नहीं दे सकते. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, बहुत सारी जो टोकोलिटिक ड्रग्स हैं या स्टीरॉइड्स हैं वो हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं. तो अगर पेशेंट की ऑलरेडी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो उनमें आप टोकोलिटिक इस तरह की ड्रग्स नहीं दे सकते. अगर एब्रप्शो प्लेसेंटी हुई है, पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ है, मल्टीपल जेस्टेशन है, मेटरनल हाइपरथायराइडिज्म है, या सिकल सेल डिजीज़ है, सीवियर एनीमिया है, या RH इनकम्पैटिबिलिटी है. असल में जितनी भी टोकोलिटिक ड्रग्स हैं उनमें अगर हम देखें तो बीटा सिम्पैथोमाइमेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टोकोलिटिक ड्रग्स विच आर वेरी इफेक्टिव इन सिसेशन ऑफ प्रीटर्म लेबर. लेकिन बीटा सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स आर एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स. उनकी वजह से ट्रेमर्स हो जाते हैं पेशेंट को, साथ ही पेशेंट को टैकीकार्डिया होना शुरू हो जाता है, एंड देयर इज़ इंक्रीज वर्कलोड ऑन द हार्ट. इसलिए वो सारी डिजीज़ जिनमें पहले ही टैकीकार्डिया हो, जिस तरह के मेटरनल हाइपरथायराइडिज्म है, या सिकल सेल डिजीज़ है, या सीवियर एनीमिया है, या कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ हैं जिनमें ऑलरेडी हार्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें वी कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ गिविंग एन एक्स्ट्रा वर्कलोड ऑन द हार्ट, ठीक है. इसलिए फिर उन सारी कंडीशन में क्या होगा कि अगर पेशेंट प्रीटर्म लेबर में आ भी गया है तो या तो हम उसके लिए कोई बहुत ही कोई सेफ़ टोकोलिटिक ड्रग्स ढूंढें, वो दें, या फिर उस पेशेंट को उसकी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आपने टोकोलिटिक ड्रग्स नहीं देनी. और पेशेंट अगर प्रीटर्म लेबर में जा भी रही है तो लेट हर गो. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम कब करते हैं? वेयर इमीडिएट डिलीवरी इज़ नॉट इंडिकेटेड, एवरी एफर्ट मस्ट बी मेड टू प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी, ठीक है. ये वो कैटेगरी है जिसमें टोकोलिटिक ड्रग्स दे सकते हैं और इनमें कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी हैज़र्डस भी नहीं है. द इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट इज़ स्टिल कंफर्टेबल फॉर द बेबी. इसलिए बेहतर यही है कि अभी पेशेंट को आप इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट में ही रखें. इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल टू टेक द बेबी आउट येट, ठीक है. इनमें फिर हमने ये सारी जो प्रीटर्म लेबर की मैनेजमेंट है वो करनी है. उसमें हमने स्टीरॉइड्स देने हैं,
single dose of corticosteroid between 26 and 34 weeks of gestation और within 7 days of delivery it improves neonatal outcome. ठीक है, 12 mg बीटामिथासोन की 2 डोजेज दें आप 12-12 घंटे बाद. ठीक है, 2 डोजेज देनी है. एक इसका एम्प्यूल 4 mg का होता है, तो आपने 3 एम्प्यूल अगर अभी दिए हैं तो 3 12 घंटे बाद देते हैं. क्या फ़ायदे होते हैं इसके? देयर आर रिडक्शन इन द रेट्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, द न्यूनेटल डेथ और द इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज. बट प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि अगर ऑलरेडी पेशेंट प्रोन है सेप्सिस का, तो स्टीरॉइड्स आपको पता है कि इम्यूनिटी कम करते हैं, द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ाते हैं, तो पेशेंट का सेप्सिस में जाने का चांस ज़्यादा हो जाता है. फिर देर आर रिस्ट्रिक्टेड फीटल बॉडी एंड ब्रेन ग्रोथ और एडविनल सुप्रेशन, या कभी कभी गॉड फॉरबिड द फीटल में कम. ठीक है. Now come to tocolytic drugs. There are certain indications of tocolytic drugs. For example, in utero transfer of fetus to tertiary care center. For example, आप एक बेसिक हेल्थ यूनिट में बैठे में आपके पास एक पेशेंट आया प्रीटर्म लेबर में, लेकिन आपके पास न्यूनेटल फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके पास न्यूनेटल आईसीयू नहीं है, तो आप चाहते हैं कि बेबी किसी ऐसी जगह जाकर डिलीवर हो जहाँ पे उसके पास आईसीयू फैसिलिटीज़ हो. तो इन यूट्रो ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि बेबी इज स्टिल इन द मेटरनल वॉर्म. तो उसमें फिर क्या आप चाहते हैं कि बेबी इंस्टेड ऑफ इट क्या बेबी डिलीवर करो, फिर उसके बाद बेबी को एम्बुलेंस में डाल के साथ अम्बो बैगिंग करते हुए भिजवाओ. इससे बेहतर यही है कि अभी इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट में बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल ही रहे हैं, तो आप सिर्फ पेशेंट की कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप करो ताकि बेबी मेटरनल यूट्रस के अंदर ही रहे और इसी तरह ही किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाए जहाँ पे आईसीयू की फैसिलिटीज़ हो. फिर टू अलाउ सफिशिएंट टाइम फॉर फीटल लंग मेच्योरिटी बाय मेटरनल स्टीरॉइड. फिर आप ये चाहते हैं कि जो हमने स्टीरॉइड दिया हुआ है उसका थोड़ा सा इफेक्ट आ जाए, तो अगर तो स्टीरॉइड दिया हुआ और साथ ही पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शंस जारी नहीं, तो फिर तो पेशेंट डिलीवर हो जाएगी. लेकिन आप यूट्रस को क्वेसेंट करना चाहते हैं, तो उस क्वेसेंस क्रिएट करने के लिए आपको पेशेंट को कुछ ऐसी ड्रग्स देनी पड़ेंगी जिनसे यूट्रस जो है वो काम एंड कूल हो जाए, और वो वही टोकोलिटिक ड्रग्स होंगी. ठीक है. अब क्या क्या हम दे सकते हैं? बीटा सिम्पैथोमाइमेटिक दे सकते हैं जिसमें हम सैल्ब्यूटामोल देते हैं जो कि वेंटोलिन के नाम से आती है, राइट्रोड्विन देते हैं जो कि यूटोपार के नाम से आती है. ठीक है. या आप नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं जिसमें से इंडोमेथासिन है, इंडोसिड के नाम से आती है. मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं, या ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट टॉसिबैन के नाम से जो आते हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं. या यू कैन गिव द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स विच आर डिफेडिपिन बाय द नेम ऑफ एडालेट. फिर प्रीटर्म लेबर वाले पेशेंट्स को आपको एंटीबायोटिक्स देने चाहिए, और स्पेशली एंटीबायोटिक्स उन पेशेंट्स में बड़ी बेनिफिशियल होती हैं जो कि साथ में प्री प्रॉम भी है. ठीक है. अगर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई हुई फिर आपको एंटीबायोटिक्स देने की इतनी ज़रूरत नहीं है. कभी कभी आप रेस्क्यू सर्वाइकल सर्कलाज भी लगा सकते हैं अगर पेशेंट की सर्वाइकल डायलिटेशन अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, पेशेंट का आपको लग रहा है कि पेशेंट हैज़ गोन इनटू प्रीटर्म लेबर ड्यू टू सर्वाइकल शॉर्टनिंग, तो फिर आप फटाफट उसे एक रेस्क्यू सर्कलाज लगा देते हैं. फिर डिलीवरी अगर आपने करनी है तो वजाइनल डिलीवरी इज़ द रूट ऑफ चॉइस, क्योंकि छोटा सा बेबी है, पेशेंट ऑलरेडी लेबर में है, तो अगर आप उसकी टोकोलिटिक ड्रग्स नहीं देंगे तो पेशेंट ऑब्वियसली खुद ही लेबर में जाती जाती डिलीवर हो जाएगी. ठीक है. इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन कब करेंगे? अगर आपको लगे कि कोई भी प्रीवियस सिजेरियन सेक्शंस हैं तो ऑब्वियसली फिर आप उसमें इतना यूट्राइन कॉन्वेक्शन आने का रिस्क नहीं ले सकते, या प्लेसेंटा प्रीविया है, या एब्रप्शो प्लेसेंटी हुई है, या ट्रांसफर स्लाए आ गई है प्रीटर्म लेबर में, या ट्विन्स हैं, तो फिर आपको कभी कभी इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है. What are the fetal implications of preterm labor? Why we are scared of preterm labor? We are scared because the preterm baby is prone to a number of problems. The baby is at the risk of respiratory distress syndrome because the lungs are not mature enough. अभी जो लंग मेच्योरिटी है वो तो अचीव हुई नहीं, उससे पहले ही बेबी डिलीवर हो गया, तो ऑब्वियसली उसके लंग्स इतने अभी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में काम कर सकें. इसलिए द बेबी goes into a state of respiratory distress syndrome which is also called hyaline membrane disease. The intracranial hemorrhages may occur due to prematurity of the vasculature. The metabolic problems may occur because of the immature fetal liver. The fetal liver is not mature enough to correctly metabolize all the metabolites. इसलिए patient goes into a state of hypoglycemia, hypocalcemia and a number of other problems. The premature fetus is very poor in combating the infections. The immune system is not developed yet. The reticuloendothelial system is not mature enough,
so the fetus is at risk of number of infections. Then obviously the mortality of the preterm fetus are very high. The long term morbidity may occur if the baby survives from the initial all these problems. There are still risks of long term morbidity, or for example cerebral palsy may occur. The blindness may occur due to, sometimes the patient goes into a state of blindness because of the increased oxygen. जितनी देर वो आईसीयू में रहते हैं बच्चे को, जब वो ऑक्सीजन लगाते रहते हैं उस ऑक्सीजन से परमानेंट रेटिनल डैमेज हो सकता है. सेंसरी न्यूरल डेफनेस हो सकती है, डेवलपमेंटल डिलेज हो सकती हैं, या लेटर ऑन लाइफ में भी बच्चा इज़ एट रिस्क ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शंस. द मैटरनल इंडिकेशंस क्या होती हैं? एंजाइटी बहुत हो जाती है माँ को कि भाई ये बच्चा इतना प्रीटर्म डिलीवर हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, कैसे इसको पालेंगे. देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग्स. ऑब्वियसली जो भी हमने पहले भी डिस्कस किया कि जितनी भी टोकोलिटिक ड्रग्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद अ नंबर ऑफ अनटोवर्ड्स इफेक्ट्स. ठीक है, फिर एक्सपेंस बहुत बढ़ जाता है, बेबी को आईसीयू में रखना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है. फिर प्रीटर्म अगर ब्रीच है या कोई एबनॉर्मल लाया है तो उसको ऑब्वियसली वो ऑपरेटिव डिलीवरी से ही उसे डिलीवर कराना पड़ता है. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द प्रीटर्म लेबर. ठीक है, प्रीटर्म लेबर में हमने डिस्कस किया होती क्या है, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं, कौन कौन से उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, कैसे आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी कराते हैं. फिर प्रीटर्म लेबर के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, मदर को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कौन सी कैटेगरी है जिसे आपने फ़ौरन डिलीवर कर देना है और कौन सी कैटेगरी है जिसको आपने प्रीटर्म लेबर से बचाना है. ठीक है, आई होप कि यू पीपल हैव ऑल अंडरस्टूड ऑल दीज एरियाज ऑफ प्रीटर्म लेबर. थैंक यू वेरी मच.